हेलो एवरीवन, आज से हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड थियरीज की और उसके अंदर देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के अंदर आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे फाइंड करते हैं, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे फर्स्ट। तो टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज का हम यूज करते हैं और फॉर्मूलाज जो है वो कैसे होते हैं या कौन कौन से फॉर्मूलाज रहेंगे जिनके थ्रू हम कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी वेट बाय वेट परसेंटेज हमसे पूछ लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो हम कहेंगे यहां पे मास ऑफ द कंपोनेंट in the solution upon total mass of the solution और परसेंटेज ले रहे हैं यानी इंटू 100। एग्जाम्पल देखें हम यहां पे कि हमसे पूछा गया हो 10% ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या होगा। तो 10% ग्लूकोज का मतलब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ H2O, यानी 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को हम डिजोल्व करेंगे 90 ग्राम ऑफ H2O के अंदर। ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं यहां पे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी जब भी हमें परसेंटेज पूछ लेते हैं तो वहां पे याद रख लेना है कि सॉल्यूशन जो है उसका वेट कितना होगा, तो 100 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता है। सेकंड, परसेंटेज V बाय V, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमसे पूछ ले तो हम वहां पे बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और परसेंटेज है यानी इंटू 100। एग्जाम्पल के थ्रू बात करें हम तो जैसे कि हमसे पूछ ले 20% V बाय V C2H5OH, यानी ये हमसे पूछ लेते हैं। तो यहां पे याद रख लेना है 20% हमें C2H5OH यानी इथेनॉल अगर पूछ लिया है तो हम यहां पे कहेंगे 20 ml C2H5OH इन वाटर। कितना वाटर होगा टोटल, यहां पे भी परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 100 ml सोल्यूशन है, यानी 20 ml C2H5OH होगा तो उसे डिसॉल्व करेंगे 80 ml H2O के अंदर, और टोटल वॉल्यूम यहां पे कितना होगा, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सेम तरीके से तो सेकंड नंबर बात की हमने परसेंटेज V बाय V। थर्ड नंबर परसेंटेज W बाय V। अगर हमसे पूछ लेता है वेट अपॉन वॉल्यूम के परसेंटेज तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। अब वहां पे देखें तो हमारे पास मास भी है और वॉल्यूम भी है। ये वाले केस के अंदर एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, जैसे कि हमसे पूछ लिया हो यहां पे कि 1% W बाय V KI, ऐसा दे दिया हमें कुछ। तो इसका मतलब होगा क्या, तो इसका मतलब होगा कि 1 ग्राम ऑफ KI को डिसॉल्व करेंगे हम किसके अंदर, तो अगेन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 ग्राम ऑफ KI को वाटर के अंदर डालेंगे और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो 100 ml। तो तीन टर्म्स हमने देखी है। फर्स्ट दैट इज परसेंटेज W बाय W, V बाय V एंड परसेंटेज W बाय V।
साथ ही में 4 नंबर हमसे पूछ ले पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो पीपीएम के लिए फॉर्मूला रहेगा, हम बोल सकते हैं यहां पे कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। यानी अगर पार्ट्स पर मिलियन हमसे पूछ लेते हैं तो दो चीजें लेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट और सेकंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। और साथ में याद रख लेना है यहां पे कि हम पार्ट्स पर मिलियन ले रहे हैं, मिलियन ले रहे हैं, यानी यहां पे हम क्या लेंगे साथ में 10⁶, यानी हम साथ में ले रहे हैं इंटू 10⁶। तो पार्ट्स पर मिलियन कहां पे यूज होता है? ज्यादातर पार्ट्स पर मिलियन जो है वो यूज होता है जैसे कि अगर हमें चेक करना है कि एयर पोल्यूशन कितना है, तो हम उसके लिए ये वाली टर्म यूज कर सकते हैं, या फिर सी वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है, तो वहां पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो एमसीक्यू के थ्रू हमसे पूछी जाती है, और इसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे वो मैं अलग से डालने वाला हूं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो फिलहाल हमने बात की है 4 चीजों की, जिसके अंदर परसेंटेज W/W, V/V, W/V एंड पार्ट्स पर मिलियन। अब बात करते हैं हम 4 नंबर, दैट इज मोलारिटी, कैपिटल M। मोलारिटी की बात करें तो हम यहां पे कहेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाए तब जो सोल्यूशन बनता है उसे मोलर सोल्यूशन हम बोलते हैं। फॉर्मूला के थ्रू बात करें हम तो मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या फिर हम 1000 इंटू वेट ऑफ solute upon molecular weight of solute into volume of solution ले सकते हैं। यहां पे weight of solute ग्राम में होगा और volume of solution जो है वो ml में है, क्योंकि मैंने यहां पे 1000 ले लिया है। तो हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसी के थ्रू भी अगर फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमसे पूछ ले जैसे कि 0.2 मोलर NaOH, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि 0.2 मोल NaOH डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी NaOH का 0.2 मोल जो है वो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर है। अब बात करते हैं मोलालिटी की, स्मॉल m। मोलालिटी की बात करें तो सेम तरीके से ही हम कहेंगे यहां पे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। यहां पे हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, और उसके अंदर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर उसे दिखाएं तो हम लिख सकते हैं कि मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ solute upon mass of the solvent, और ये किस में है? तो केजी में। तो मोलालिटी अगर हमसे पूछ लेते हैं तो मोलालिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? इसी तरीके से लिखना चाहे तो भी हम दिखा सकते हैं 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, अब यहां पे हमने क्या लिया है? पर केजी सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा? तो यहां पे ग्राम में है, क्योंकि हमने 1000 ले लिया है। 1000 नहीं लेंगे तो ये किलोग्राम है।
इसके लिए अगर हमने ऐसे बोल दे यहां पे कि 0.1 मोलल KCl, तो इसका मतलब क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं कि 0.1 मोल KCl किसमें होगा? तो 1 kg ऑफ H2O। तो अगर हमसे पूछ लेते हैं यहां पे 0.1 मोलल, तो मोलल का मतलब क्या होगा? 0.1 मोल KCl, लेकिन किसमें लेना है हमें? तो सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट कौन सा है यहां पे? जैसे कि H2 है तो 1 kg ऑफ H2O के अंदर। तो ये है मोलालिटी के लिए। एंड 6 नंबर, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की बात करें हम, तो मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो मोल फ्रैक्शन, इसके लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। यानी हम बोल सकते हैं यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। यानी अगर हमें मोल फ्रैक्शन ढूंढना है तो हमें क्या चाहिए होगा? कंपोनेंट के मोल और टोटल कंपोनेंट के टोटल मोल कितने होंगे, और इसी के थ्रू हम मोल फ्रैक्शन जो है उसे फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, दो कंपोनेंट में ले रहा हूं, दैट इज A एंड B। अगर A के लिए मैं मोल की बात करूं तो वो होंगे Na, B के लिए दैट इज Nb। अगर मैं टोटल मोल की बात करूं तो वो हो जाएंगे Na प्लस Nb। उसी तरीके से अगर मैं A और B के लिए अभी मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है मुझे, तो दैट इज XA। तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी A जो है उसके मोल कितने हैं? दैट इज Na, और टोटल कितने हैं? Na प्लस Nb। दिस इज द फॉर्मूला फॉर XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सेम तरीके से अगर XB लेना चाहते हैं तो भी हम ले सकते हैं Na प्लस Nb के थ्रू, या फिर हम याद रख सकते हैं यहां पे कि मोल फ्रैक्शन का टोटल एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। यानी अगर आपने एक फाइंड कर लिया है, यानी अगर आपने सॉल्यूट का फाइंड कर लिया है, सॉल्वेंट का मिल जाएगा, या सॉल्वेंट का फाइंड कर लिया है, सॉल्यूट का मिल जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है? 1 माइनस करना है, वहां से सीधा हमें मिल जाएगा। तो फिलहाल बात की हमने मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब बात करते हैं हम एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज चाहिए होंगे, तो वो कौन से रहेंगे? तो उसके अंदर फर्स्ट मोलालिटी एंड मोलारिटी का रिलेशन, यानी मोलालिटी दे दे और मोलारिटी फाइंड करने के लिए बोले, या फिर मोलारिटी देके मोलालिटी फाइंड करने के लिए बोले, तो वो वाले केस के अंदर मोलालिटी इंटू डी, डेंसिटी आपको दी होगी 1 प्लस मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। तो ये वाला फॉर्मूला हम सीधा याद रख सकते हैं। दोनों के फॉर्मूला को हम इकट्ठा करके ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन अगर सीधा अगर याद रह जाता है तो हमारा टाइम बच जाएगा और सीधा एमसीक्यू जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मोलारिटी एंड परसेंटेज W by W, तो मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज W by W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम ले सकते हैं सीधा अगर फाइंड करना है तो एमसीक्यू के अंदर। ये फॉर्मूला जो हमें दिख रहे हैं, इनका यूज हम थियरी के जो एग्जांपल हैं वो सॉल्व करने के लिए नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ हम एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ही कर सकते हैं। तो एक ये याद रख सकते हैं। उसके बाद है वो है
मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो उसके लिए है मोलालिटी इक्वल टू XA इंटू 1000 अपॉन XB इंटू MB। यहां पे XA ये सॉल्यूट के लिए है मोल फ्रैक्शन, XB सॉल्वेंट के लिए है और MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और जैसे हमने बात की वैसे अगर XA हमें मिल गया तो XB मिल जाएगा, या फिर XB अगर हमें दे दिया तो XA हम 1 माइनस कर सकते हैं। तो मोलालिटी के थ्रू अगर हमसे पूछे या मोल फ्रैक्शन के थ्रू मोलालिटी पूछे तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर MCQ। उसके बाद नॉर्मली हमें नॉर्मालिटी के लिए या मोलारिटी के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके अंदर हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोलते हैं। तो नॉर्मल फॉर्मूला हम जानते ही हैं, जैसे कि आप प्रैक्टिकल में भी यूज करते हो, N1V1 इक्वल टू N2V2 या फिर M1V1 इक्वल टू M2V2, ये नॉर्मली हम यूज करते हैं। लेकिन ये वाले केस में आपको याद रख लेना है, कुछ बार मिक्सचर हमें दे देते हैं, मिक्सचर के अंदर एसिड और एसिड का मिक्सचर है या बेस और बेस का मिक्सचर है, तो वो वाले एग्जांपल के लिए तो ठीक है, जैसे कि हम ये ले सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इक्वल टू MV। यानी ये हमसे पूछ ले कि जो मिक्सचर बन रहा है उसकी मोलारिटी फाइंड करो, तो हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन वो वाले केस में सारे एसिड या सारे बेस होने चाहिए। अगर एक एसिड और एक बेस दे दिया है तो वो वाले केस के अंदर आपको याद रख लेना है कि पर्टिकुलर एसिडिटी या बेसिसिटी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल है। तो उसके लिए और न्यूट्रलाइजेशन, तो उसके लिए याद रख लेना है, आप सीधा M1V1 नहीं ले सकते हैं, M1V1 के साथ आपको लेना पड़ेगा एसिडिटी या बेसिसिटी, और उसी तरीके से M2V2 साथ में एसिडिटी या बेसिसिटी। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वहां पे याद रखना पड़ेगा। जैसे कि H2SO4 ले रहे हो तो बेसिसिटी 2 होगी, NaOH ले रहे हो तो 1 होगी, और कुछ केस जैसे कि KMnO4 है, K2Cr2O7 है, तो एसिडिक या बेसिक मीडियम के हिसाब से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि MnO4 माइनस जो होता है KMnO4 के लिए Mn+2 में कन्वर्ट होता है, तो MnO4 माइनस जो है उसमें Mn कितना है +7, ये कितना है +2, तो इसी के थ्रू हम देखते हैं +5 का चेंज आ रहा है। यानी जिसके अंदर हम H+ या OH- से फाइंड नहीं कर सकते हैं, वो वाले केस के अंदर हम एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम के हिसाब से क्या मिलता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज होता है, उस तरीके से हम देख सकते हैं। वो आप 11th में देख चुके होंगे। तो अभी हमने बात की है कि MCQ के लिए अगर हमें चाहिए तो कौन कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, और सॉल्युबिलिटी के अंदर है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। जब लिक्विड के अंदर हम किसी सॉल्यूट को डाल देते हैं तो क्या होता है। नॉर्मली हम जानते ही हैं कि पोलर सॉल्यूट लिया जाए तो वो किसके अंदर डिसॉल्व होता है, तो डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। उसी तरीके से अगर आपने ले लिया है नॉन पोलर सॉल्यूट, तो वो डिसॉल्व किसमें होता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। हम जानते ही हैं ये, और ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। और ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है वो पोलर पोलर या नॉन पोलर के अंदर कैसा होता है, तो सेम। यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो सेम इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के थ्रू कि पोलर जो है वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट के अंदर और नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होता है। एग्जांपल के थ्रू अगर बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि NaCl को डिसॉल्व करना है तो वो H2O के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आप बेंजीन में डिसॉल्व करने जाओगे तो नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि NaCl जो है वो पोलर है जबकि बेंजीन नॉन पोलर है। उसी तरीके से अगर आपने नेप्थेलिन या एंथ्रेसिन ले लिया है और अगर आप उसे अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करने जाओगे तो वो नहीं होंगे,
जबकि बेंजीन के अंदर हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अब जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं तो हम बोलेंगे यहां पे व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट एडेड टू सॉल्वेंट, तो क्या होगा वहां पे। जैसे हमने सॉल्वेंट के अंदर उस सॉल्यूट को हमने डाल दिया तो फर्स्ट होगा ये कि सम सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। पहले सम सॉल्यूट ऐसा होगा जो डिसॉल्व हो जाएगा, और दूसरी चीज होगी ये कि कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करने लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे ही वो डिसॉल्व हो रहा है कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ जो प्रोसेस पूरा चलता है वो प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज डिसॉल्यूशन। यानी इसी चीज को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि सॉल्यूट उसको मैंने डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, तो वहां पे क्या बन जाएगा, तो सॉल्यूशन। और ये प्रोसेस जो चलता है उसे हम बोलते हैं दैट इज डिसॉल्यूशन। ये याद रखना है। अब सेम टाइम पे होगा क्या, जो सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व हो चुके हैं वो अंदर क्या करेंगे, दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल के साथ कोलाइड करेंगे, और ये वाला प्रोसेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलता है, यानी इसके ऑपोजिट वापस जुड़ेंगे। जैसे यहां से जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन बनाया, उसी तरीके से ये टूट के वापस सॉल्यूट और सॉल्वेंट बन जाएंगे, और उसी को बोला जाता है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। यानी दो टर्म्स यहां पे अलग अलग याद रखनी है, फर्स्ट डिसॉल्यूशन, सेकंड नंबर दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है हमें, तो हमें देखने को मिलता है दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो रहे हैं, सेम टाइम पे उतने ही सॉल्यूट पार्टिकल बाहर भी आ रहे हैं, यानी दोनों प्रोसेस जो है वो साथ में चलते हैं, और इसीलिए उन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो जाता है, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। अब बात करते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से रहते हैं। नॉर्मली दो अफेक्टिंग फैक्टर्स है, दैट इज वन नंबर दैट इज प्रेशर एंड सेकंड नंबर दैट इज टेम्परेचर। फर्स्ट प्रेशर की बात करें तो हम देख ही सकते हैं हमारा टॉपिक क्या है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। जब सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे प्रेशर जो है वो कोई इफेक्ट दिखाने वाला नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि वो कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट यहां पे नहीं शो करने वाला, यानी प्रेशर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा। बात करते हैं टेम्परेचर की, और टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो टेम्परेचर की बात करें तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि अकॉर्डिंग टू ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल, अगर मैं ली चेटेलियर प्रिंसिपल के थ्रू अगर बात करूं तो टेम्परेचर बेस्ड दो रिएक्शन होती है जिनके अंदर हम बोलते हैं वन नंबर दैट इज एंडोथर्मिक एंड सेकंड नंबर दैट इज एक्सोथर्मिक, यानी दो रिएक्शन चलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू बात करें तो डेल्टा एच सोल्यूशन कैसा होगा, तो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करने वाला है ग्रेटर देन 0 होगा, यानी हम बोल सकते हैं यहां पे कि डेल्टा एच सोल्यूशन ग्रेटर देन 0 और इसके लिए लेस देन 0, यानी एक जो है वो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में हम जानते हैं टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है। एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर फेवरेबल होता है जबकि इसके लिए फेवरेबल नहीं है, और ये वाले केस के अंदर भी वही बात कर रहे हैं कि एंडोथर्मिक के टाइम रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है और अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो फिर सॉल्युबिलिटी जो है
वो इंक्रीज कर जाएगी। यही पॉइंट हमें याद रखना है। एंडोथर्मिक रिएक्शन और टेम्परेचर को बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी बढ़ने वाली है। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी वहां पे सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होने लगेगी। तो फर्स्ट बात की हमने सॉल्युबिलिटी के अंदर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रख लेनी है। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर जब गैस को डाला जाता है तो कौन से फैक्टर होते हैं जो उसे इफेक्ट करते हैं? इफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करें तो यहां पे दो फैक्टर ऐसे हैं जो उसे इफेक्ट करने वाले हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो 1 नंबर वो है प्रेशर, एंड सेकंड नंबर दैट इज टेम्परेचर। यानी दो चीजें जो हैं वो इफेक्ट करने वाली है यहां पे। अगर हम बात करें प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से तो फर्स्ट प्रेशर के लिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे पिस्टन के साथ। यहां पे ये मैंने ले लिया है यहां से पिस्टन, ये गैसियस पार्टिकल है। लोअर पार्ट की बात करेंगे तो ये जो शो कर रहा है दिस इज अ सॉल्यूशन, यानी लिक्विड की बात कर रहे हैं। ये जो हमें दिख रहे हैं वो है गैसियस पार्टिकल। यहां पे मैंने कुछ वेट रख दिया है W। अब बात कर रहे हैं ये फर्स्ट कि हमने यहां पे सोल्यूशन ले लिया है, उसके अंदर गैसेस पार्टिकल आपको दिख रहे हैं। अब हम यहां से प्रेशर P और टेम्परेचर T के हिसाब से अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला जो सिचुएशन यानी ये कंडीशन जो हमें दिख रहा है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। यानी हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि जितने गैसियस पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर जाएंगे सेम टाइम पे उतने ही पार्टिकल्स बाहर भी आएंगे और उनके बीच में क्या जनरेट हो जाएगा? तो इक्विलिब्रियम। यानी अभी ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि गैसियस पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए यानी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैं ऊपर से प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो मैं दे रहा हूं इससे। तो अब क्या होगा इसके अंदर? तो अभी मैं इसी के अंदर ऊपर से प्रेशर को बढ़ा रहा हूं। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये पिस्टन जो है वो नीचे आ जाएगा। हम देख लेते हैं कैसे वो नीचे आ रहा है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पे वेट को बढ़ा लिया ऐसे। तो अभी अगर हम देखें यहां पे तो यहां पे कुछ गैसियस पार्टिकल जो है इसके अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं जो हमें दिख रहे हैं, और ज्यादातर जो हैं वो इस तरीके से। यानी जैसे ही मैंने ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर को लगाया है, जो गैसियस पार्टिकल हमें यहां पे दिख रहे थे वो सारे डिसॉल्व होना शुरू हो गए, यानी कि वो सॉल्युबल हो चुके हैं, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन कब तक बढ़ेगी? तो जब तक इनके बीच में एक नया इक्विलिब्रियम जो है वो जनरेट नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। जैसे इक्विलिब्रियम वहां पे एस्टैब्लिश हो जाएगा ये रुक जाएगा। तो यहां पे मैं सीधा बोल सकता हूं कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? तो बढ़ेगी। तो हम सीधा ही बोल सकते हैं कि अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है। अगर इसी कंडीशन के अंदर मान ले कि हम यहां से टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, अब टेम्परेचर को बढ़ाया तो होगा क्या? जो ऑलरेडी गैसियस पार्टिकल सॉल्युबल हो चुके हैं इन लिक्विड के अंदर वो वापस से वेपर बन के बाहर आ जाएंगे, यानी वो वापस गैसियस पार्टिकल बन जाएंगे। यानी कहीं आपसे पूछ लेते हैं
कि इस कंडीशन में टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी वो वाले केस के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड को अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जबकि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और इसी के थ्रू एक बड़ा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, वो है हेनरीज लॉ। अब बात करते हैं हम हेनरीज लॉ की। अभी हमने देखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, और उसी पे बेस्ड है हेनरीज लॉ। हेनरी की बात करें तो फर्स्ट उसने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था, यानी हम फर्स्ट यहां पे कहेंगे कि उसने क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था बिटवीन प्रेशर एंड solubility of a gas in a solvent। यानी फर्स्ट उसने क्वांटिटेटिव रिलेशन दे दिया दो चीजों के बीच में, दैट इज प्रेशर, एंड सेकंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट। और उसी के थ्रू उसने क्या बोला, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर उसने बोला था कि दी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid या फिर सॉल्यूशन। तो फर्स्ट उसने बोला था कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहां पे होगा, तो उसकी सरफेस के ऊपर। अभी हमने जो सॉल्युबिलिटी वाला गैस इन लिक्विड की बात की थी, वहां पे एक फिगर देखा था, और उसके अंदर ही जो लिक्विड का सरफेस था उसी की बात चल रही है। तो उस सरफेस के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर मिलेगा गैस का, उसकी बात कर रहे हैं, वो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात करें अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अगर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ की बात करें तो डाल्टन ने क्या बोला है यहां पे, तो डाल्टन ने बोला है कि दी सॉल्युबिलिटी of a gas in a liquid is function of the partial pressure of the gas। यानी अगर डाल्टन के हिसाब से भी देखें तो डाल्टन ने यही बोला है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड वो किसका फंक्शन है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब अगर हमें सॉल्युबिलिटी को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलते हैं यहां पे इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन of the gas in the solution to measure its solubility। अगर solubility को मेजर करने के लिए अगर हम मोल फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं वहां पे, तो लॉ क्या होगा, तो लॉ जो होगा वो हमें ये मिलेगा कि दी पार्शियल प्रेशर of the gas in vapor phase P
is proportional to the mole fraction of the gas। यानी हम यहां पे बोल सकते हैं कि अगर मैं सॉलिबिलिटी को मेजर करने के लिए मोल फ्रैक्शन का यूज कर रहा हूं तो अभी फाइनल जो लॉ मुझे मिलेगा वो क्या होगा, तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन को अगर मैं यहां पे ले रहा हूं x, तो मैथमेटिकल टर्म्स के हिसाब से अगर देखें यहां पे तो इसे हम लिख सकते हैं P इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहां पे अगर मैं KH की बात करूं तो वो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, जबकि x की बात करूं तो वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो KH और x क्या है तो हमने बात कर ली है उसकी। अब बात करते हैं इसके रिलेटेड, यानी P इक्वल टू KH इंटू एक्स। इसके लिए मैं बोल देता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अभी हमने देखा इक्वेशन P इक्वल टू KH इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अगर इसी इक्वेशन के थ्रू अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं यहां पे बोलूंगा इफ वी ड्रॉ a graph between P tends to x, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। अगर मैं P टेंड्स टू x का ग्राफ अगर निकालूं तो ग्राफ कैसा मिलेगा, यानी अगर हम ग्राफ देखें यहां पे ऐसे, ये है पार्शियल प्रेशर और ये है मोल फ्रैक्शन। तो ग्राफ कैसा निकलेगा, हमें इस इक्वेशन को पहले तो देखना है ये इक्वेशन किसके जैसा है। हम देख सकते हैं कि ये वाला अगर इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन y इक्वल टू mx जैसा है। y इक्वल टू mx मैथमेटिकल, ये इक्वेशन आप जानते ही हैं कि y इक्वल टू mx अगर हो तो वहां पे ग्राफ कहां से निकलेगा। पहली चीज, अगर यहां पे mx प्लस c होता तो इंटरसेप्ट मिल जाता, लेकिन mx से यानी इंटरसेप्ट नहीं मिलने वाला। और ये वाले केस के अंदर जब भी इक्वेशन y इक्वल टू mx जैसा हो वो जीरो में से निकलेगा, यानी ये वाला ग्राफ भी कहां से निकलेगा तो जीरो में से। तो ये ग्राफ हमें ऐसे मिलने वाला है। इस तरीके से अगर इनको कंपेयर करें तो यहां से अगर आपको स्लोप चाहिए हो, एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो m जो है वो हमारा स्लोप है, कंपेयर करें तो वो किसकी वैल्यू देगा, KH। तो ये भी एमसीक्यू के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, हमें याद रखना है वहां पे। अब बात करते हैं KH की वैल्यू के हिसाब से डिफरेंट गैसेस के लिए। तो फर्स्ट, डिफरेंट गैसेस डिफरेंट KH वैल्यू कब होती है, तो सेम टेम्परेचर के ऊपर। यानी फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट गैसेस के लिए KH का वैल्यू डिफरेंट मिलता है एट सेम टेम्परेचर। यानी एक ही टेम्परेचर के ऊपर अगर आप चेक करने जाओ कि N2 के लिए या O2 के लिए, तो दोनों के लिए KH का वैल्यू डिफरेंट निकल सकता है। तो फर्स्ट चीज ये याद रखनी है, और इसी के थ्रू हम बोलते हैं कि KH क्या है, तो KH इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ये याद रखना है। KH किसका फंक्शन है, तो नेचर ऑफ द गैस का, यानी गैस का नेचर चेंज, KH चेंज। तो फर्स्ट हमने बात की है डिफरेंट गैसेस के लिए KH का वैल्यू डिफरेंट होगा
जब सेम टेम्परेचर होगा तब। एक दूसरी चीज हमें याद रखनी है, फॉर सेम गैस, मान लो कि नाइट्रोजन ही है या ऑक्सीजन है, तो अगर एक ही गैस की बात कर रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की ही बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया, यानी डिफरेंट टेम्परेचर, तो वो वाले केस के अंदर भी डिफरेंट केएच का वैल्यू निकल जाएगा। ये भी हमें याद रखना है। यानी अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बात करूं कि ऑक्सीजन की बात करूं, तो 293 केल्विन के ऊपर केएच का जो वैल्यू निकलेगा, 300 केल्विन के ऊपर केएच का वैल्यू उससे डिफरेंट मिलेगा। यानी डिफरेंट गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर के ऊपर केएच तो डिफरेंट मिलने वाला है ही, लेकिन साथ में सेम गैस के लिए भी डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर केएच का वैल्यू डिफरेंट मिलता है हमें। तो ये दोनों चीजें वहां पे हमें याद रखनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तीन चीजें, दैट इज केएच, साथ में सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। अब सीधी आप याद रख सकते हो यहां पे एक ही पॉइंट के अंदर कि टेम्परेचर और केएच का रिलेशन कैसा है। तो मैं यहां पे सीधा बता दूं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो केएच बढ़ता है, यानी टेम्परेचर ज्यादा केएच ज्यादा, टेम्परेचर कम केएच कम। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन के थ्रू जाऊं तो वहां पे मुझे याद रखना है कि केएच अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, यानी वहां पे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। जैसे जैसे केएच को बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर इसको मिला दे तो हमें इसके थ्रू एमसीक्यू पूछा जाए तो हम इजीली उसे आंसर दे सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा केएच बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा केएच कम होगा। लेकिन केएच अगर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। यानी अगर मुझे टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी को देखना हो तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं टेम्परेचर को कम रखूं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी इतनी चीजें अगर हमें समझ में आ जाए तो एमसीक्यू जो है वो इजीली आंसर कर सकते हैं हम। तो मैं एक ही बार में कहूंगा टेम्परेचर और केएच, टेम्परेचर बढ़ाया तो केएच बढ़ेगा, केएच बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। यानी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो टेम्परेचर कैसा चाहिए, तो कम चाहिए हमें। और इसी के साथ आप O2 और N2 का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जो एनसीईआरटी के हिसाब से है। वैल्यू शो करना जरूरी नहीं है वहां पे। और इसी के थ्रू हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ, यानी एक्वेटिक लाइफ की बात करें तो वहां कहां पे कंफर्टेबल है, कोल्ड वाटर या वार्म वाटर या हॉट वाटर। तो कोल्ड वाटर के अंदर वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कहीं पे हमसे पूछे तो हेनरीज लॉ के थ्रू हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बात की हमने हेनरीज लॉ की, जिसके अंदर हमने ग्राफ देखा है और यहां पे केएच का रिलेशन विद टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी की बात की है। अभी भी इसके अंदर एप्लीकेशंस बाकी है, वो अभी हम देखेंगे। अब बात कर रहे हैं हम एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस के अंदर देखें तो तीन चीजें हमें याद रखनी है मेजरली। तीन चीजों के अंदर है, फर्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, सेकंड नंबर अंडर वाटर जाएं तो क्या होगा, एंड थर्ड नंबर अगर हाई अल्टीट्यूड पे जाएं तो क्या होगा। तो यहां पे बात करें हम फर्स्ट नंबर, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस की बात करें, यानी सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं हम यहां पे, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी को अगर इंक्रीज करना है तो हेनरीज लॉ के हिसाब से ही हम जाएं तो क्या करना पड़ेगा कि जब भी गैस को अगर हमें सॉल्युबल करना है इन लिक्विड तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। हम जानते ही हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो इसी के थ्रू अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि बॉटल के अंदर उसे कब भरा जाएगा, तो एट हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर पे जब उसे भरा जाएगा तभी सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस क्या होगी, इंक्रीज। यानी याद रखना है, अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे जब उसे हम बॉटल के अंदर शील्ड कर रहे हैं यहां पे, तब एट हाई प्रेशर, यानी प्रेशर ज्यादा चाहिए। प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, हम जानते ही हैं वो।
सेकंड नंबर के अंदर हम बात करने वाले हैं वो है स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स की बात करें हम यहां पे तो फर्स्ट जब वो अंडर वाटर जाते हैं तो अंडर वाटर क्या होगा, तो अंडर वाटर होगा ये फर्स्ट ब्रीदिंग एट हाई प्रेशर और तब हाई कंसंट्रेशन होगा ऑफ डिसॉल्व गैसेस का। यानी जब वो अंडर वाटर जाएंगे तब ब्रीदिंग एट हाई प्रेशर यानी नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और तब हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस यानी जो डिसॉल्व गैसेस है उनका कंसंट्रेशन भी हाई है। और अब होगा क्या कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा यानी जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसी के साथ ये एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होंगी डिसॉल्व गैसेस उसकी सॉल्युबिलिटी इन ब्लड वो भी क्या होगी तो बढ़ेगी। यहां पे याद रखना है हमें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एटमॉस्फेरिक गैस जितनी भी नीचे है वो ब्लड के अंदर सॉल्युबल होना शुरू हो जाएगी क्योंकि नीचे प्रेशर बढ़ रहा है। अब होगा क्या जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसी के साथ ये चलता जाएगा, लेकिन जब आप जैसे ही सरफेस के ऊपर आओगे यानी कम टुवर्ड्स सरफेस तब क्या होगा अभी, तो अभी प्रेशर जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और सेम टाइम पे जैसे ही वो डिक्रीज कर रहे हैं तभी क्या होगा वहां पे, तो डिसॉल्व गैसेस जो हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी और उसी टाइम के ऊपर क्या होगा यहां पे, तो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ बबल ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। और यही मेन चीज है, यानी उसी टाइम पे फॉर्मेशन होगा बबल्स का, नाइट्रोजन का बबल जो है वो ब्लड में बनना शुरू हो जाता है और उसी के थ्रू हम बोल सकते हैं कि वहां पे एक मेडिकल कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है और उसी कंडीशन को बोला जाता है दैट इज बैंड्स। ये हमें याद रखना है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड्स कंडीशन। यानी अगर सीधा ही बोले तो हम इतना ही बोल सकते हैं जैसे ही अंडर वाटर जाओगे आप हाई कंसंट्रेशन के साथ डिसॉल्व गैसेस जो है वो ब्लड में चली जाएगी, जैसे ही सरफेस के ऊपर आओगे वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी और वही टाइम के ऊपर नाइट्रोजन के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और यही जो कंडीशन है उसी कंडीशन को बोला जाता है बैंड्स कंडीशन। टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रोजन जो है वो बॉडी को इफेक्ट करता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो बैंड्स जो है उसे अगर हमें रोकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रोजन को अगर कम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम इसके लिए ही अंडर वाटर जो जाता है वो क्या करता है, टैंक का यूज करता है और टैंक फिल्ड विथ डाइल्यूट हीलियम। या मिक्सचर की बात करें तो यहां पे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है हमसे, दैट इज 11.7% हीलियम का यूज करते हैं हम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं वहां पे। ये एमसीक्यू के थ्रू भी हमें पूछा जा सकता है और ये किसके लिए ये टैंक यूज करते हैं, तो ये बैंड्स कंडीशन जो हमें दिख रही है वो हमें देखने को ना मिले, यानी नाइट्रोजन बबल्स ना बने इसके लिए। और थर्ड नंबर वो है हाई अल्टीट्यूड। हाई अल्टीट्यूड की बात करें तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि अगर आप हाई अल्टीट्यूड पे चले जाएं तो फर्स्ट चीज आपको याद रखनी है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन, अगर कंपेयर करें ग्राउंड लेवल, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन किसकी कंपैरिजन में, तो ग्राउंड लेवल की।
यानी हम यहां पे बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल की कंपैरिजन में हाई अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन जो होता है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो कम रहता है। अब होगा क्या इसके थ्रू? तो उसके थ्रू होगा कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होगा वो कम होगा। और इसी के थ्रू क्या देखने को मिलेगा? तो बॉडी जो होगी वो वीक हो जाएगी और साथ में हम अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी दो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो वीकनेस और दूसरी चीज अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी हम क्लियरली सोच नहीं पाएंगे। और ये वाली जो कंडीशन है उसे बोला जाता है अनोक्सिया। यानी दो चीजें यहां पे, फर्स्ट दैट इज बैंड एंड सेकंड कंडीशन दैट इज एनोक्सिया। दोनों कंडीशन हमें याद रखनी है वहां पे। तो तीन चीजें हमने देखी हैं वन बाय वन। अगर फास्ट बात करें तो तीन चीजें कौन सी है? फर्स्ट दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस, प्रेशर को बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सेकंड नंबर दैट इज स्कूबा डाइवर्स, अंडर वाटर चले जाओ तो क्या होगा? ब्रीदिंग करनी पड़ेगी हमें हाई प्रेशर पे, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस होंगी और उसी टाइम के अंदर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वो कंसेंट्रेशन के साथ सॉल्युबिलिटी ब्लड में शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप सरफेस के ऊपर आओगे वो गैसेस रिलीज होना शुरू हो जाएगी और सेम टाइम के ऊपर ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन है उनके बबल बनना शुरू हो जाएंगे।